नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ। दिल्ली एनसीआर का पहला वेब न्यूज चैनल जो रियल एस्टेट की खबरें, समस्या और सुझाव आपको एक साथ देता है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में जब आप किसी सेक्टर में प्रॉपर्टी या अपने सपनों का आशियाना खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें वास्तुशास्त्र की क्या अहमियत होती है। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट अशोक कुमार शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा उन लोगों के लिए जिन्हें वास्तुशास्त्र के बारे में ही नहीं पता है। सर, क्या वास्तुशास्त्र होते हैं और क्या इनकी अहमियत होती है? देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है और उन सब का एक ही मानना था कि जितने भी शास्त्र बने हैं उन्हीं के एक ही मान्यता है कि अगर हम उन शास्त्रों का अगर पालन करते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति के साथ, ऐश्वर्य के साथ किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी के तहत वास्तुशास्त्र का भी प्रादुर्भाव हुआ। वास्तुशास्त्र जो है, इसमें क्या है कि वास्तु जो शब्द है वो वस नामक शब्द से ही बना है। वस का अर्थ होता है वसने योग्य भूमि का चयन करना, और उस भूमि के अंदर जिन जिन नियमों, कायदे, कानूनों का जो जिक्र किया गया है, अगर हम उन सब चीज़ों को अगर फॉलो करें तो व्यक्ति उस जगह में अपने सभी परिवार के साथ में सुख शांति के साथ में, ऐश्वर्य के साथ में, आनंद के साथ में निवास कर सकता है। तो वास्तुशास्त्र का एक ही ध्येय है कि जो भी उस शास्त्र का पालन करके और जो भी अपना मकान आदि बनाएगा और उस मकान में वो अगर रहता है तो वहाँ पर वो सुख शांति के साथ कैसे रहे, यही इस शास्त्र का उद्देश्य है। सर, कितने तरह के वास्तुशास्त्र होते हैं? घर को लेने के लिए अलग, क्या प्रॉपर्टी को लेने के लिए अलग, क्या इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं? नहीं, वास्तुशास्त्र जो है वो शास्त्र तो एक ही है, लेकिन उसकी रूपरेखा 3 प्रकार की है। क्योंकि पहला जो वास्तुशास्त्र में पहली जो भूमिका है उसका नाम है घरेलू वास्तु। उसके बाद में दूसरी जो वास्तु की इकाई है उसका नाम है औद्योगिक वास्तु, और तीसरी जो इकाई है उसका नाम है धार्मिक वास्तु। तो जो वास्तु के जो नियम हैं वो तो सभी जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन घरेलू वास्तु में और औद्योगिक वास्तु में और धार्मिक वास्तु में कुछ नियम जो हैं वो थोड़े से बदलाव के साथ होते हैं। तो हम सब देखते हैं कि हम जितने भी मनुष्य हैं वो तो अपने मकान में रहेंगे, लेकिन हम सब लोगों को अपने परिवार को अगर पालन करना है, उसका निर्वाह करना है, तो हमें कोई न कोई काम धंधा भी करना होगा। तो हम काम धंधा करेंगे तो हमें उद्योग लगाना पड़ेगा, कोई परिश्रम करने के लिए कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, तो उनके लिए कुछ नियम अलग हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, मठ हैं, तो उनके लिए वास्तु के नियम कौन कौन से होंगे, तो इन तीनों के बारे में ही संपूर्णता के साथ वास्तुशास्त्र जो है वो विचार करता है और अपने नियम, कायदे, कानून के बारे में बताता है। सर, अगर कोई अपनी नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो सबसे पहले उसमें वास्तु के हिसाब से क्या चीज़ें वो देखे, किन चीज़ों को प्राथमिकता वो दे? देखिए, वास्तुशास्त्र की जो पहली नींव है और पहली जो सीढ़ी है उसमें ये बात कही गई कि सबसे पहले व्यक्ति जो है वो भूमि का चयन करे कि भूमि जो है वो कैसी है। भूमि के भी रूप होते हैं, जैसे वो ब्राह्मणी भूमि है, क्षत्रिय भूमि है, वैश्य वर्ण की है या शूद्र वर्ण की भूमि है। उसमें उसके मिट्टी का आकार, उसका रस और उसका रंग रूप देख करके इसका अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद में फिर वो जो भूमि है वो हमारे लिए मंगलकारी रहेगी या अमंगलकारी रहेगी, शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, इसको देखने के लिए भी भूमि के चयन की हमारे यहाँ पर कई प्रकार की विधियाँ बताई गई। उसमें पहली विधि तो ये है कि जो भी व्यक्ति अपने लिए मकान ले रहा है, जो उसका मालिक है, जिसके नाम से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उस व्यक्ति का जो हाथ है उसकी लेंथ ले ले कि उसका हाथ की लंबाई कितनी है। मान लो कि 1.5 फुट है तो 1.5 फुट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा कर के गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे के अंदर पानी डाले और वो 100 कदम जाए और 100 कदम जब वापस आएगा तो उस समय आकर उसको ये देखना है कि उस गड्ढे के अंदर जो है पानी बचा है कि नहीं बचा। 3 बातें होंगी, या तो पानी उसमें बचा हुआ होगा, अन्यथा पानी उसमें बिल्कुल नहीं होगा और थोड़ा सा ही पानी होगा, गीला होगा, अन्यथा पानी बिल्कुल सूख चुका होगा और उसके अंदर जो है वो तरेड़ें आ जाती हैं, लकीर सी हो जाती हैं। तो जिस भूमि में अगर पानी बचा हुआ उस गड्ढे में तो वो भूमि सर्वश्रेष्ठ है, रहने के योग्य होती है। और जिसमें थोड़ी सी दलदल सी, थोड़ा सा पानी रह जाता है, वो मध्यम श्रेणी की मानी गई। और जिस भूमि में पानी बिल्कुल भी ना रहे और नीचे जो है तरेड़ा आ गई हैं तो उस भूमि को हमने निकृष्ट माना है। तो इस प्रकार से उसका विचार किया जाता है।
सर बात अगर करें कि अगर कोई इंसान अपना बना बनाया ऑफिस या फिर अपना घर, आजकल फ्लैट्स वगैरह सर बने बनाए मिलते हैं, तो वो अगर खरीदने का विचार विमर्श करता है तो सबसे पहले उसे क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्या द्वार की दिशा होनी चाहिए? किस तरह से खिड़कियाँ होनी चाहिए? तो उनकी दिशा सर किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, कुछ तो नियम सार्वभौमिक होते हैं जो सभी के ऊपर लागू होते हैं, उसी के आधार पर भी व्यक्ति देख सकता है। जैसे हम बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख जो मकान होते हैं वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा के मुख वाला भी जो मकान है वो भी बड़ा बड़ा अति सुंदर हुआ करता है। लेकिन दक्षिणमुखी जो मकान होता है वो भी सुंदर हो सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति की जो जन्म पत्री है उसके आधार पर तय किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चारों दिशाएं जो हैं वो शुभ और मंगलकारी ही हैं, लेकिन उस व्यक्ति के भाग्य के अंदर कैसा है। जैसे मान लीजिए कि किसी की अगर राशि वृषभ कन्या मकर है और या वृषभ कन्या मकर राशियों में ही उसका नवम भाव का स्वामी, अब हम ज्योतिष के संदर्भ में आ गए तो उसको देखें तो अगर वो वृषभ कन्या मकर राशियों में होगा तो वो दक्षिण दिशा की राशियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को दक्षिणमुखी मकान भी बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन अमूमन जो लोग मानते हैं या तो पूर्व दिशा का या उत्तर दिशा का जो मकान होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है सभी के लिए। और जहाँ खिड़कियों की बात है तो आप एक बात समझ लीजिए कि वास्तुशास्त्र में एक नियम है जिसको हम थंब रूल भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर वास्तुशास्त्र में ये बताया गया कि पूर्व जो दिशा है वो व्यक्ति को नेम, फेम, यश, कीर्ति और आरोग्यता देने वाली मानी गई है, और जो उत्तर दिशा होती है वो व्यक्ति को बुद्धि, स्मरण शक्ति, अच्छी शिक्षा, अच्छा धन, वैभव, मान सम्मान देने वाली मानी गई। तो इन दोनों डायरेक्शन में ही जितना हो सके आपको खुलापन रखना है, विंडोज लगा के रखनी है, खिड़कियां बना सकते हैं आप वहाँ पर, उसको बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना है। तो इन दो दिशाओं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा खोल के रखना है। ऐसा करने से पूर्व दिशा की जो एनर्जी है और जो उत्तर दिशा की जो एनर्जी है वो स्वतः ही आपके घर में प्रवेश करेगी और उनका जो शुभ फल है वो मनुष्य को प्राप्त होगा। सर बेडरूम एक वो जगह है जहाँ पर इंसान पूरा दिन हार कर अपने सपनों का जो भविष्य के सपने हैं वो देखने के लिए जाता है, तो उसकी दिशा, बेड की दिशा क्या होनी चाहिए और किस तरह से बेडरूम का इंटीरियर होना चाहिए? देखिए, जो मकान का जो मालिक होता है उसकी खासियत एक होनी चाहिए कि उसका पूरे के पूरे परिवार पे उसका एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, साथ में उसके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला भी हो कि वो पूरे परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके। इसके लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार दो डायरेक्शन सर्वश्रेष्ठ मानी गई। एक को हम दक्षिण दिशा बोलते हैं और दूसरे को नैऋत्य कोण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो या तो मकान का जो मालिक है, जो ओनर ऑफ द फैमिली है, जो गार्जियन ऑफ द फैमिली है, उस व्यक्ति को चाहिए कि या तो वो नैऋत्य कोण में अपना मास्टर बेडरूम बनाए या दक्षिण दिशा में बनाए। और इंटीरियर की बात है तो उसमें दो तीन चीज़ों का पालन करने की आवश्यकता होती है और कोई खास इतने नियम नहीं है। एक तो उसमें अगर आप ग्लास लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो वो भूल कर भी दक्षिण की दीवार पे ना लगाएं और हो सके तो उस रूम में हो ही ना। अगर कोई भी मिरर लगाएंगे और उस मिरर में सोते हुए अगर व्यक्ति की परछाई या वो उसका प्रतिबिंब उसमें नज़र आता है तो शरीर में वहीं पर कष्ट होने का, रोग होने का भय होता है। दूसरा, उसमें कभी भी टीवी आदि ना लगाएं, मनोरंजन का साधन ना लगाएं। उसमें भी क्या है कि एक व्यक्ति सोना चाहता है और दूसरा है ना देखना चाहता है, तो इस बीच में भी पति पत्नी के बीच में गतिरोध होने की संभावनाएं होती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें तो व्यक्ति आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। सर रंग और डिज़ाइन का क्या महत्व होता है वास्तुशास्त्र में? किस तरह के रंग रोगन होने चाहिए घर में? देखिए, वास्तुशास्त्र क्या, आजकल तो आपने देखा होगा कि कलर थेरेपी भी आ गई है, सन थेरेपी भी आ गई। सन के अंदर भी हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर सातों के सातों रंग मौजूद होते हैं और उन रंगों से भी लोग जो हैं ट्रीटमेंट लेते हैं। इसी प्रकार से हम भी अपने घर में जब कलर करते हैं तो उनका भी बड़ा ही महत्व होता है। तो क्या है कि हम अपने घर में अगर या तो एक ही कलर कराना है तो आपको ऐसा कलर करवाना है जो आपकी आंखों को ना छुए। उसमें ज़्यादा डार्क रेड नहीं होना चाहिए, डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए और डार्क ग्रे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी कलर करा सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि एक कमरे की 4 दीवारें हैं और सभी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कलर कराना चाहते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि अगर साउथ की दीवार है तो उस पर आप रेड कलर करा सकते हैं, उस पर थोड़ा ग्रे कलर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट की दीवार है तो उस पर थोड़ा ब्लू कलर करा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ की दीवार है तो उस पर आप ग्रीन कलर करा सकते हैं। ईस्ट की जो दीवार है उस पर आप वाइट भी करा सकते हैं, ऑफ वाइट भी करा सकते हैं, येलो भी करा सकते हैं, पिंक भी करा सकते हैं। तो
प्रत्येक जो ग्रह है उन सब के अपने अपने कलर होते हैं, रंग होते हैं, उन्हीं के आधार पे रंग करना चाहिए। अगर गलत जगह पर, अगर गलत डायरेक्शन में अगर आपने कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि पूर्व जो दिशा है वो सूर्य की दिशा है और सूर्य का जो रंग है वो वाइट है, ऑफ वाइट है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज भी है, लेकिन वहाँ पर आपने डार्क ब्लू करा दिया जो कि शनि का कलर है, तो ऐसे में हेल्थ की प्रॉब्लम होने का भय रहता है। तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से, किसी से मिल करके और इसका विचार कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर एक ही कलर कराना है तो सबसे सुंदर जो कलर हैं वो आप चाहे तो वाइट करा लीजिए, चाहे ऑफ वाइट करा लीजिए, चाहे आप पिंक कलर करा लीजिए, चाहे ऑरेंज की कोई शेड ले लीजिए या येलो कलर की कोई शेड ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा डार्क ना कराएं। ऐसे जो कलर जो हमारी आंखों को जो है वो सहनशीलता देते हैं, आंखों को आनंद देते हैं, आंखों में ना चुभें, ऐसे कलर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी बताए गए हैं। सर, वास्तुशास्त्र में अंकों का क्या महत्व है? क्योंकि कुछ लोग प्रॉपर्टी लेने से पहले या घर लेने से पहले नंबरों का चयन करते हैं, तो उनमें अंकों का क्या महत्व होता है? देखिए, वास्तुशास्त्र एक अलग शास्त्र है और अंक शास्त्र एक अलग शास्त्र है। दोनों अंकों का विचार तब किया जाएगा जब व्यक्ति की जन्मपत्री या डेट ऑफ बर्थ उसको मालूम हो। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे हम उसमें देखते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी, तो उसमें एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है, एक कुआ नंबर होता है। तो वो जो आपस में दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो उनके आधार पे उस ग्रह के कुछ ग्रह मित्र होते हैं किसी भी ग्रह के, और कुछ शत्रु होते हैं, कुछ सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो या तो जो ग्रह है उसका मित्र ग्रहों के जो अंक हैं उनसे संबंधित अंक का हम कोई भी फ्लैट ले सकते हैं, कोई मकान का नंबर ले सकते हैं, गाड़ी का नंबर ले सकते हैं, मोबाइल का नंबर, आजकल ये बड़ा चल रहा है, तो ये कोई भी हम उसके आधार पे ले सकते हैं। अन्यथा उसी ग्रह का नंबर मिल जाए तो और सोने पे सुहागा है। तो या तो ग्रह या उसके जो मित्र ग्रह हैं उनके जो अंक होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो हमें बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, और उस मकान में रहने से व्यक्ति को न्यूमरोलॉजिकल भी उस ग्रह की जो आभा है, उस ग्रह की जो शक्ति है वो व्यक्ति को अनायास ही प्राप्त होती है, जिसके कारण से वो सुख शांति के साथ उस मकान या फ्लैट में रह सकता है। सर, हर आम इंसान की एक इच्छा होती है कि उसका जो जीवन है मतलब वो सुखमय हो और साथ ही साथ उसके घर में बरकत भी हो। तो आमूमन तौर पर हर इंसान को, हर राशि के इंसान को किस तरह से पूजा या वास्तु के हिसाब से क्या उसको हर डेली दिन का अपना दिनचर्या रखना चाहिए? देखिए, वास्तुशास्त्र में तो कोई पूजा का विधान जो है वो क्या है कि अगर किसी घर में कोई वास्तु दोष हैं तो वहाँ वास्तु देवता जो हैं उनकी पूजा का विधान की बात की गई, या वास्तु देवता का जो यंत्र है उसको स्थापित कर सकते हैं। साथ में हम सुदर्शन यंत्र आता है उसको भी हम रख सकते हैं। तो ऐसा करने से वास्तु दोष जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति सुख शांति के साथ रहता है। दूसरी बात ये भी है कि घर ही अगर वास्तु के अनुरूप नहीं बना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक धन विधि वास्तु होती है। धन विधि का मतलब जिसमें शब्द ही आ गया धन, और विधि का मतलब है घर की रूपरेखा। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कोण कहते हैं अगर वो नीचा हो, और साउथ वेस्ट जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं यदि वो ऊंचा हो, तो ऐसे में ही धन विधि वास्तु बन जाती है। ऐसे मकान में रहने वाला व्यक्ति हमेशा ऐश्वर्य से युक्त रहेगा, धनवान रहेगा, उसके इनकम सोर्स कभी नहीं टूटते, इनकम सोर्स बहुत अच्छे अच्छे बने रहते हैं और धन की कभी कमी नहीं आती। लेकिन अगर इसके विपरीत हो, जिसको हम भूत विधि कहते हैं, अगर ईशान कोण ऊंचा कर दें और साउथ वेस्ट अगर डाउन कर दें, नीचे हो जाए, तो इसी को भूत विधि कहते हैं। ऐसे मकान में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनमें परस्पर एक दूसरे के प्रति भी भावनात्मक लगावों में दूरी हो जाती है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं रहते, माता पिता के साथ नहीं रहते, समाज की दृष्टि से भी कमज़ोर हो जाते हैं, धन की भी कमी होती है और रोग भी घेर लेते हैं। तो ऐसे ही किसी भी जगह को जब हम देखते हैं एक वास्तु शास्त्री के तौर पर, तो वहाँ जाकर के हमें देखना होता है कि वो जो मकान या जो फ्लैट है वो बना हुआ कैसे है। उसकी छोटी छोटी रूपरेखाएं हमें भिन्न भिन्न प्रकार के बारे में बताती हैं कि उनका फल कैसा होगा। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम मकान बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एक सवाल आपने पूछा कि अगर किसी के घर में कोई ऐसी बात है तो वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो सुख समृद्धि को प्राप्त हो। तो मैं आपको एक आसान सा उपाय बता देता हूँ। प्रत्येक पूर्णमासी को घर की जो गृहिणी है वो अपने घर के आंगन के बीच में एक जो है रंगोली बना ले, और उस रंगोली में आटे का दिया बनाए, और आटे का दिया बना करके चौमुखा दीपक, दो लंबी लंबी बत्तियां बना के एक दूसरे से क्रॉस करते हुए दो रख दे, और उसमें सरसों का तेल है तो सरसों का तेल, अगर मान लो घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो घी का दीपक वो उसमें डाल करके उसमें अवश्य जला दे। ऐसा करने से भी जो है वो वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है।
तो ये थे हमारे साथ में अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया वास्तुशास्त्र के क्या अहमियत होते हैं, क्यों ये हमारे जीवन में इतना अहम रोल निभाते हैं। प्रॉपर्टी लेने जाओ या फिर अपने सपनों का आशियाना, किस तरह से दशा और दिशा इनकी होनी चाहिए। ऐसे रियल एस्टेट की अन्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ में देखते रहिए स्टेट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।